Hello everyone, welcome to Vidyagri ऑनलाइन क्रैश कोर्स फॉर CBSE क्लास 10 2026। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ आपको मिलेगा सभी सब्जेक्ट्स का लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, फुल सिलेबस कंप्लीशन कराया जाएगा 90 डेज में, फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही 1-to-1 मेंटरशिप बाय IITians मिलेगा। और आप देख सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल भी है विद्यागृह, जहाँ पे आप हमारे सभी सब्जेक्ट्स के कंटेंट्स को देख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिससे आप जुड़ सकते हैं और साथ ही हमारा ऐप है विद्यागृह ऐप, जिसे डाउनलोड करके आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर और जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 तरह के होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन को आगे पढ़ाते हुए मैंने एग्जाम्पल दिया था कि ये ह्यूमंस हम लोगों में होता है, कैट्स, डॉग्स, अमीबा, पारामीशियम एटसेट्रा में होता है। तो मैंने अमीबा में समझाया था कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। अब मैं उसको ह्यूमन बींग्स में समझाती हूँ कि कैसे होता है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये हमारा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स होलोजोइक मोड। तो जैसा अमीबा में होता है वैसा ही ह्यूमन बींग्स में भी 5 स्टेप्स होते हैं। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इजेशन। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक हमारा एलिमेंट्री केनाल होता है और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। जो हमारा एलिमेंट्री केनाल होता है वो 9 मीटर लॉन्ग होता है और ये माउथ से स्टार्ट होके एनस पे एंड करता है। और जो हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड्स होता है उसमें हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स आ जाता है, लीवर आ जाता है और पैनक्रियाज आ जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, पीछे तो मैंने बता दिया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला एलिमेंट्री केनाल होता है और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स होता है। एलिमेंट्री केनाल का अब पार्ट्स देखिए। एलिमेंट्री केनाल जो होता है, यहाँ पे मैं समझा देती हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। ध्यान से देखिएगा इधर, ये हमारा यहाँ से एलिमेंट्री केनाल स्टार्ट होता है। ये हमारा माउथ है, ठीक है। माउथ के बाद यहाँ पे हमारा बक्कल कैविटी होता है जिसके अंदर टीथ होता है, टंग होता है और सैलिवरी ग्लैंड्स भी होते हैं। बक्कल कैविटी के बाद हमारा एक थिन लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि यहाँ स्टोमक तक एक्सपेंडेड होता है। इसको हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं और फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। फूड पाइप भी बोलते हैं। इस फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से जो हम लोग फूड इनटेक करते हैं वो स्टोमक की तरफ पुश होता है, डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स स्टोमक। स्टोमक जो होता है हमारा एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है। इसमें बहुत ही तरह से डाइजेशन होते हैं जो मैं आगे वाले नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगी। स्टोमक के बाद एलिमेंट्री केनाल का पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, देन आता है रेक्टम एंड देन एनस। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, जैसा कि मैंने लिख दिया है, एलिमेंट्री केनाल में माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस और उसका जो पोर होता है उसको हम लोग एनल स्पिंक्चर बोलते हैं। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज। अब हम लोग पार्ट बाय पार्ट देखेंगे कि हर एक पार्ट में किस तरह से डाइजेशन होता है। पहला है हमारा माउथ। तो माउथ से हम लोग क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं। तो माउथ का काम है इंजेशन ऑफ फूड और इनटेक ऑफ फूड। फूड को ले लिया, अब फूड माउथ से कहाँ चला गया, बक्कल कैविटी में चला गया। बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है, बक्कल कैविटी में पहला तो टीथ होता है जो कि चीविंग और बाइटिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स करता है। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि बक्कल कैविटी में हमारा मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड होता है। और साथ ही बक्कल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड होता है जो कि सैलिवा सिक्रेट करता है। सैलिवा क्या होता है, सैलिवा जो होता है वो एक सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। और सैलिवा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसको हम लोग सैलिवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं। ये जो सैलिवरी एमाइलेज है ये हमारे फूड में स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। और साथ ही सैलिवा जो है हमारे फूड को मॉइस्टन करता है, उसको मॉइस्ट करता है ताकि हम लोग ईजिली उसको स्वेलो कर सके। और
टंग होता है, तो टंग का सिंपल सा काम है, एक तो टेस्टिंग फूड और दूसरा ये मिक्सअप करवाता है फूड को सैलिवा से। तो इसका कोई विशेष काम नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है। फिर हम लोग बकल कैविटी से आ जाते हैं ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या होता है? ये एक थिन लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि बकल कैविटी को स्टोमक से कनेक्ट करता है। यहाँ पे क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है मसल्स ऑफ ईसोफेगस का, जिससे कि फूड को क्या होता है? प्रेशर मिलता है और वो नीचे की तरफ पुश डाउनवर्ड्स होता है स्टोमक के तरफ। ठीक है, तो वैसे ऐसा नहीं है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट केवल ईसोफेगस में ही होता है, पर यहाँ पे बहुत ही सिग्निफाइड होता है। और भी एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते रहते हैं, पर ईसोफेगस में ये मार्क्ड होता है। ईसोफेगस के बाद हमारा फूड आ गया स्टोमक में। अब स्टोमक में फूड के साथ क्या होता है? तो स्टोमक जो होता है उसके वाल पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस में कुछ चीज़ें, बहुत ही विशेषताएं हैं जो पाई जाती हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिक जूस में पहला तो है हम लोगों के पास पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, दूसरा है HCl रिलीज होता है और तीसरा है म्यूकस। ठीक है, तो ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, प्रोटीन डाइजेशन। HCl जो है हमारा दो काम करता है, ये एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, किस लिए? पेप्सिन को अच्छे से काम करने के लिए। पेप्सिन एंजाइम जो है वो एसिडिक मीडियम पे बहुत अच्छे से काम करता है। दूसरा काम HCl का है कि ये बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करता है। ठीक है, तीसरा है हमारा म्यूकस। तो म्यूकस का काम क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि गैस्ट्रिक जूस में HCl भी होता है, तो हमारा जो लाइनिंग ऑफ स्टोमक होता है वो HCl के कारण एक जो क्रिएट हो सकता है, तो इसलिए म्यूकस होता है वो हमारे लाइनिंग को HCl के इफेक्ट से बचाता है। फोर्थ हम लोग देखते हैं स्टोमक के बाद कहाँ फूड जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मार्क कर लीजिएगा आप लोग। ये स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे ही मेनली फाइनल डाइजेशन और मेन डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे दो ग्लैंड्स के कंटेंट्स आते हैं, पहला है लीवर और दूसरा है पैनक्रियाज। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं लीवर क्या। लीवर के साथ गोल ब्लैडर अटैच्ड होता है, तो लीवर जो एंजाइम्स और जूस सेक्रेट करता है, गोल ब्लैडर उसको टेम्पोरली स्टोर करता है और फिर इंटेस्टाइन में भेज देता है। तो लीवर क्या सेक्रेट करता है? लीवर हमारा बाइल जूस सेक्रेट करता है। क्या सेक्रेट करता है? बाइल जूस। बाइल जूस क्या काम करता है? जो हमारे बॉडी में फैट्स के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको तोड़ के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स। इसको हम लोग इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स भी बोलते हैं। तो बाइल जूस का क्या काम है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। साथ ही जो खाना स्टोमक से इंटेस्टाइन में आ रहा था वो तो एसिडिक हो चुका था, क्योंकि स्टोमक में HCl का रिलीज हो रहा था। तो इंटेस्टाइन में जो इंजाइम्स होते हैं, पैनक्रियाज से जो इंजाइम्स आते हैं, उनको काम करने के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। तो ये हमारा बाइल क्या करता है? वो अल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करता है हमारे पैनक्रिएटिक इंजाइम्स को एक्शन करने के लिए। तो लीवर का हमने देख लिया, बाइल जूस और क्या क्या काम होता है। दूसरा है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज मेनली 3 एंजाइम्स सेक्रेट करता है, पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है पैनक्रिएटिक एमाइलेज और तीसरा है पैनक्रिएटिक लाइपेज। तो ट्रिप्सिन जो होता है ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मीन्स ये क्या करता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स करता है। पैनक्रिएटिक एमाइलेज जो है ये डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करता है, और पैनक्रिएटिक लाइपेज जो है ये डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। जो फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ा था बाइल जूस, उस फैट्स को फर्दर डाइजेस्ट करता है ये लाइपेज। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में और कुछ नहीं हो गया। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो भी हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक बात। जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे इस तरह से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है,
क्यों होते हैं? जिसमें इस तरह से ब्लड वेसल सप्लाइड होता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड होता है, तो वो फाइनल डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए विलाई नेम के ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्ब करने का, और फाइनली डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करवाते हैं ब्लड में, जो कि फिर सेल तक लेके जाता है। यहाँ पे एक और जूस एक्ट करता है जिसे मैं मेंशन करना चाहूँगी। जब पैनक्रियाज का काम हो गया, पैनक्रियाज ने इसको तोड़ दिया, ट्रिप्सिन को डाइपेप्टाइड्स में तोड़ दिया, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं तोड़ा है, अभी भी कुछ बाकी है। तो जो थोड़े मोड़े बचे हुए होते हैं वो काम हमारा कौन कर देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी वाल एक जूस सेक्रेट करता है जिसको हम लोग सक्कस इंटेरिकस बोल सकते हैं, सक्कस इंटेरिकस बोलते हैं, और इंटेस्टिनल जूस भी बोलते हैं। तो इंटेस्टिनल जूस में जो भी इंजाइम्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? हमारा फाइनल डाइजेशन ऑफ सारे जो भी हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, उसका फाइनल डाइजेशन करवा देते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इंजाइम जब एक्ट करता है, SA लिख दे रही हूँ मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंजाइम्स है वो फाइनली कार्बोहाइड्रेट्स को किस में चेंज करता है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। फाइनल डाइजेशन जब होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में चेंज करता है, प्रोटीन्स को सिंपलेस्ट फॉर्म जो उसका होता है उसमें चेंज कर देता है, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में, और फैट्स को फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो फाइनली डाइजेस्टेड ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल हैं, वो यहाँ विलाई में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर ब्लड के थ्रू हमारे सभी सेल्स में चले जाते हैं, जहाँ पे फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होके उससे एनर्जी ऑब्टेन किया जाता है। ऐसे तो आप लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा में बता देती हूँ कि जो हमारा डाइजेशन वाला पार्ट होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन में होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहले को बोलते हैं हम लोग डिओडेनम, दूसरे को बोलते हैं जेजुनम, और तीसरे को बोलते हैं इलियम। तो जो डिओडेनम है यहाँ पे सारा हमारा डाइजेशन का पार्ट होता है, और जो जेजुनम है इसमें हमारा विलाई होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, और जो इलियम है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। तो फूड अब जो भी अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब्ड फूड बचा था वो अब कहाँ आ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो भी फूड में वाटर बचे होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सेस वाटर का। तो लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है, वो आप लोग को हायर क्लास में पढ़ना है। आप लोग अभी इस लेवल पे इतना ही याद रखिए कि लार्ज इंटेस्टाइन में मेन फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। उसके बाद हमारा जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचा होगा वो क्या होगा? रेक्टम में जाएगा। रेक्टम में ये टेम्पोरली स्टोर होता है। उसके बाद ये एनस में जाता है, और इजेशन, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। इजेशन के थ्रू, एनल स्पिंक्चर के थ्रू स्टूल के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो फाइनल प्रोसेस है उसको हम लोग इजेशन बोलते हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ये नहीं होता है। एक्सक्रीशन में हम लोग रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट थ्रू यूरिन, इसके बारे में पढ़ते हैं, और इजेशन को हम लोग डाइजेशन में पढ़ते हैं। जो फाइनल हम लोग स्टूल पास करते हैं अनडाइजेस्टेड वेस्ट के फॉर्म में, उसको हम लोग इजेशन बोलते हैं। तो ये हो गया सारा। यहाँ पे डायग्राम में देख लीजिएगा, अपेंडिक्स यहाँ पे होता है एक सिक्कम का,
ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। बाकी मैंने बता दिया, टंग हो गया, ये बकल कैविटी है, ईसोफेगस है, और ठीक है गोल ब्लैडर है जो कि बाइल स्टोर करता है। ठीक है, सब हो गया है। लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पोर्शंस में डिवाइडेड होता है, वो आगे पढ़ना है।